गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, हम इससे आपकी पहली क्लास में कवर कर चुके हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो बच्चों, आज हम आपकी क्लास में स्टार्ट करेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन। क्या होती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन? हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ये एंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल ऑफ गैस यानी किसी भी गैस के 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है किसमें? एटम्स में। सो इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a gas या आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल या गैसियस मॉलिक्यूल इज broken into atoms। सो ये वर्क होता है बच्चों, ये एंथैल्पी चेंज होता है जब आप एक 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं किसमें? एटम्स में। सपोज लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जी। स्टेट हम इसकी डिनोट करेंगे कि किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। और आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स में, क्योंकि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसको एटम्स में ब्रेक डाउन करोगे तो कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के? 2। लेकिन किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। स्टेट जो आप डिनोट करोगे, मेंशन करोगे, कौन सी मेंशन करोगे? गैस मेंशन करोगे। सो जब हम एक मोल गैस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? उसके एटम्स में। सो जब जो हीट चेंज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। सपोज करो बच्चों, आपके पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स थोड़े ही प्रेजेंट है, यहाँ पे मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। सो जब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कार्बन को आप अलग कर रहे हो किससे? हाइड्रोजन से। और 4 क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाएंगे। ठीक है। सो बच्चों, ये मैंने आपको क्लास में बताया था, कोई भी सपोज कीजिए आपने मेटल का एक पीस लिया है, ठीक है। मेटल का जो आप पीस लेंगे उसमें मेटल का एक ही एटम थोड़ी प्रेजेंट होगा, उसमें मेटल के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो आपका कोई भी मेटल एटम है वो एक से ज्यादा एटम्स के साथ क्या है? बॉन्डेड है। सपोज कीजिए आपने सोडियम मेटल लिया है और उसमें सोडियम का ये एक एटम सोडियम के बाकी जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ क्या है? अटैच्ड है, बॉन्डेड है। सो ये जो एटम दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, उन सब बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो एंथैल्पी चेंज आता है, क्योंकि आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एंथैल्पी चेंज लिखा है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दी क्या होता है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। सो क्या होगा बच्चों? इस एक एटम को बाकी के जितने भी एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी।
converted into atom. It is the average of energies when one mole of a compound is broken into atoms. ये जो एवरेज होता है एनर्जी का, सपोज कीजिए आपके पास दो रिएक्शन है, एक है हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन गैस को उसके एटम्स में तोड़ना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को उसके एटम में ब्रेक डाउन करना है, तो क्या होगा, आप एक हाइड्रोजन को अलग करोगे दूसरे हाइड्रोजन एटम से, तो कितने हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, दो। सो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर दूसरा कंपाउंड है, जैसे कि हमने आपकी पहली रिएक्शन में भी कंसीडर किया था किसको, मीथेन को, अब हम इस रिएक्शन में भी देखते हैं, हम किसको, मीथेन में कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, 4 + 1 5। अब आपको हर एक एटम को अलग अलग करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को अलग करोगे, सो आपने एक हाइड्रोजन को अलग किया, तो क्या बनेगा, CH3H। अब आपने क्या किया, ये जो CH3 है इससे एक और हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो जब आपने इससे एक और हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या फॉर्म होगा, CH2H। अब आपके पास क्या है, CH2, अब आप इससे भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करोगे तो क्या फॉर्म होगा, CHH। अब आपके पास है CH, आप ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे, तो जब आप ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे तो क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि आपने मीथेन मॉलिक्यूल से, दैट मींस आपने मीथेन मॉलिक्यूल से क्या किया, कार्बन और जो बाकी के 4 हाइड्रोजन एटम है सबको अलग अलग कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। सो आपके पास एक रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 रिएक्शन है, 1 2 3 4। सो पर्टिकुलर रिएक्शन में, क्योंकि बच्चों जब एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होता है, एटम्स का एडजस्टमेंट चेंज होता है, सो बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी डिफरेंस आता है। सो हर बार पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, सो एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, तो हर पर्टिकुलर रिएक्शन की एक अपनी बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी चेंज होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सपोज करो आपके पास पहली रिएक्शन है, सो इसे इसकी एनर्जी चेंज को आप क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी E1 से डिनोट करेंगे। सेकेंड रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी को BE2, थर्ड रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3, और फोर्थ रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4। सो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें तो आपने एक ही बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है, एक ही बॉन्ड को ब्रेक किया है, सो इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी, उसे आप एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपकी दूसरी रिएक्शन है इसमें आप एक एक करके क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। सो आपके पास कितनी डिसोसिएशन एनर्जी है, आपके पास 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, BDE1, BDE2, BDE3 एंड BDE4। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4। सो जितनी भी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इन सब के एवरेज को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। सो बॉन्ड एनर्जी जो कार्बन हाइड्रोजन की होगी, कैसे डिनोट करोगे आप, मीथेन मॉलिक्यूल के लिए आपकी जो चारों रिएक्शन है उनकी
हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक आपका कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन हीट ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन। आपको क्या निकालना है? हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है जब हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी हुई है। कैलकुलेशन ऑफ heat of reaction when heat of formation is given। सपोज करो आपकी एक रिएक्शन है जिसमें अल्फा ए एंड बीटा बी रिएक्ट करके बना रहे हैं गामा सी एंड डेल्टा टी। ये है आपकी रिएक्शन जिसमें अल्फा ए बीटा बी के साथ रिएक्ट करके गामा सी डेल्टा डी बना रहा है। अब बच्चों आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है इस रिएक्शन के लिए और आपको निकालनी है पूरी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है और हीट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है। सो आप कैसे निकालेंगे हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ रिएक्शन बच्चों ये क्या है? कोफिशिएंट है और आप जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन हो तो जो आपके कोफिशिएंट होते हैं उनसे उनकी मल्टीप्लाई होती है। सो कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। आप क्या करोगे? जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट की है उनके सम से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके रिएक्टेंट की है उनके सम को माइनस करना है। So heat of formation of C plus heat of formation of D, but coefficient की multiply करेंगे minus heat of formation of A plus beta heat of formation of B। तो बच्चों आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ये किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है? प्रोडक्ट की। और ये किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है? रिएक्टेंट की। सो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हो? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक इसका क्वेश्चन आप कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा एफ एच नॉट फॉर द रिएक्शन। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन दी गई है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिंक फॉर्म हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आपको दिया हुआ है कंपाउंड और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहला आपका कंपाउंड है ZnO, जिंक ऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में, और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -250 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो किस में दी हुई है? किलो जूल पर मोल में। नेक्स्ट है CO2 एंड CO, दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। और इनकी हीट ऑफ रिएक्शन है -390 एंड -110। इसमें बच्चों किलो जूल पर मोल में। अब इसमें जिंक की तो नहीं दी हुई है, तो जिंक की आप खुद निकाल सकते हैं। आपको पता है जिंक कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। और आपको पता है मेटल्स मोस्ट ऑफ दी किस स्टेट में प्रेजेंट होती है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। और एलिमेंट्स चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, अगर आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या ली जाती है? 0। सो आप कैसे निकालेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन में? हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट की माइनस करेंगे किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। -390 प्लस जिंक की कितनी है बच्चों? 0। रिएक्टेंट कौन कौन है? जिंक ऑक्साइड एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the delta HF for CO2CO and the delta HF not for CO2 gaseous state में, CO ये भी gaseous state में है and CO2 क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O वाटर। किस फॉर्म में होता है वाटर? लिक्विड फॉर्म में। आपको डेल्टा HF नॉट दिए गए हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O वाटर के लिए क्या है? -110.5, -241.8 and -393.5 respectively। तो जो CO2 के लिए दिया हुआ है -393.5, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है -110.5 एंड H2O वाटर के लिए है 241.8 रेस्पेक्टिवली। किसमें है बच्चों? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन किलो जूल पर मोल में। सो आपको फाइंड करना है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल फॉर द रिएक्शन। So calculate standard enthalpy change। आपको standard enthalpy change निकालना है। अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? आप रिएक्शन लिखे, आपकी रिएक्शन दी हुई है CO2 प्लस किस फॉर्म में है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है प्लस H2O और फॉर्म हो रहा है CO एंड H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है H2 के साथ। किस फॉर्म में है? गैसियस स्टेट में। क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में एंड वाटर जो किस स्टेट में है? लिक्विड। बच्चों यहाँ पे H2 की नहीं दी गई है, हाइड्रोजन आपको पता है स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन के लिए? गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट में जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए क्या होती है? एंथैल्पी 0। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एंथैल्पी को आप क्या कंसीडर करोगे? 0। सो कैसे निकालते हो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन? ऑप्शन है बच्चों क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है 52.41, सेकेंड ऑप्शन है +41.2, थर्ड ऑप्शन है -41.2 एंड फोर्थ ऑप्शन है -262.5। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की एंथैल्पी को सम करके आप क्या करोगे? रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करेंगे। सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और हम क्या कह सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है? प्रोडक्ट साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी -110.5, वाटर की एंथैल्पी -241.8। तो क्या करोगे आप? इनको सम करोगे -110.8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो यहाँ पे वाटर की एंथैल्पी 241.8 माइनस रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है H2। आपको पता है हाइड्रोजन की क्या होगी? 0। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? -393.5 प्लस 0। सो इसको सम करके आएगा बच्चों -352.3 -352.3 माइनस प्लस 393
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन बॉन्ड एनर्जी इज गिवन। आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है कब? जब बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है। सो क्वेश्चन है बच्चों आपका कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन बॉन्ड एनर्जी इज गिवन। सो रिएक्शन है बच्चों, आपने इथाइलीन की रिएक्शन कराई है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे किससे? कार्बन से। तो बच्चों आप बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? जितने बॉन्ड आपको दिए हुए हैं और जितने नंबर्स में दिए हुए हैं। आपके पास है कितने टाइप के बॉन्ड हैं? फर्स्ट टाइप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सेकंड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है। इधर प्रोडक्ट साइड कितने टाइप के बॉन्ड है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सो आप बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बॉन्ड एनर्जी देखो बच्चों क्या होती है बॉन्ड एनर्जी? प्रोडक्ट की जो बॉन्ड एनर्जी होगी और रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एनर्जी होगी। जब आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं अदर हीट को लेकर तो आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट की एनर्जी में से, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से किसकी माइनस करते हैं? रिएक्टेंट की माइनस करते हैं। लेकिन जब आप बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करोगे सो आप रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी माइनस करोगे। और ये बात आप नोट करके रखेंगे, जब भी हम बॉन्ड